वंदे मातरम साथियों, जैसे कि आपको पता है नवंबर माह चल रहा है और सभी कर्मचारी है वो इनकम टैक्स गणना पत्र है अपने डीडीओ को देते हैं ताकि नियत समय पे या अगली सैलरी जो भी है उसमें टैक्स की कटौती है वो की जा सके। जैसे कि आपको पता है जो भी टैक्स बनता है पूरे फाइनेंशियल ईयर का उसको 4 क्वार्टरली में पे करना पड़ता है और इसलिए डीडीओ की भी जिम्मेदारी होती है कि समय पे कार्मिकों का जो भी टैक्स उनके अधीनस्थ जो जितने भी कार्मिक है जिनकी सैलरी बन रही है वो टैक्स डिडक्ट करके जमा कराए ताकि आगे समस्या भी नहीं हो। और दूसरी बात, अगर अभी तक टैक्स नहीं कटवाया है और अभी आपके काफ़ी टैक्स बाकी है तो आपके जैसे अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने की सैलरी बाकी है उसमें टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आपके टैक्स ज़्यादा बन रहा है तो आप हर महीने उसकी कटौती करवाते रहें ताकि एक साथ आपके बोझ नहीं पड़े। अब ये तो होगी बात टैक्स के संबंध में। अब आप गणना पत्र कैसे तैयार करेंगे कि जिसमें आपकी सारी डिटेल्स आ जाए और आपको पता चल जाए कि आपका इस वित्तीय वर्ष का फाइनेंशियल ईयर का कितना टैक्स बन रहा है और किस किस महीने में आपने कितना टैक्स कटौती की है। वो आपको अगर देखना है तो अभी तक जो कटौती हुई है उसके लिए आपको GA55 डाउनलोड करना पड़ेगा। GA55 है वो 2 तरीके से डाउनलोड करना मैंने बताया हुआ है। आप पर्सनल लॉगिन से भी कर सकते हैं FMS 3.0 पे जाकर के और डीडीओ लॉगिन से भी कर सकते हैं। पर्सनल लॉगिन में भी आप नेट बैंकिंग वगैरह या इंटरनेट मोबाइल वगैरह है लैपटॉप किसी से भी कर सकते हैं। इसके अलावा FMS 3.0 का जो ऐप है मोबाइल ऐप, उस ऐप में जाकर के भी आप अपना GA55 डाउनलोड कर सकते हैं। GA55 में भी 2 तरीके हैं या 2 टाइप है, एस्टिमेटेड और नॉन एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब है कि आप अपना GA55 जो भी है वो पूरे साल का आप डाउनलोड करेंगे और नॉन एस्टिमेटेड का मतलब हो गया कि जो वास्तविक सैलरी आपको मिली है वो आप दोनों डाउनलोड कर लें। वास्तविक में आपके पता चल जाएगा कि अब तक जो सैलरी आपकी कितनी जमा हुई है और कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है। और एस्टिमेटेड में आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो बकाया सैलरी इस वित्तीय वर्ष की है, जैसे अभी नवंबर की, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 25 तक की जो भी सैलरी है वो एस्टिमेटेड में सारी आ जाएगी। तो आपको आसानी रहेगी कि आपका पूरे साल का कितना जो भी इनकम है वो बनेगी और उसके ऊपर कितना टैक्स बनेगा। अब इसके लिए एक तो ये है कि जो पहले इस तरह का फॉर्म आता था जिसको आप मैनुअली यहाँ एंट्री करके आप कर सकते हैं, लेकिन आजकल कई ऐसे एक्सपर्ट जो एक्सेल के गुरु है जिनके सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, आपको किसी भी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके एक्सेल में सीधे ही आप अपनी जो बेसिक है और कुछ सामान्य जानकारी एंटर करके आप पूरी अपनी जो भी गणना पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आप अपना गणना पत्र टैक्स रिजीम न्यू और ओल्ड दोनों में तुलना करके देख सकते हैं कि आपको कितने टैक्स कम कटौती हो रही है, यानी किसमें आपको बेनिफिट है, तो आप वही एडॉप्ट करें। कोई भी न्यू या ओल्ड टैक्स रिजीम आप एडॉप्ट कर सकते हैं। इसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखे हैं। अब ये तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो फॉर्मेट है ये ब्लैंक फॉर्मेट है जिसमें आपके न्यू रिजीम का है और अगला इसका ओल्ड रिजीम का है। और इसमें आप भरने के बाद में आपको कैलकुलेशन करके चेक करना पड़ेगा कि आपका टैक्स है वो 2 लाख तक जीरो है, उसके बाद 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, उसके बाद सीधा 20% वगैरह, ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। लेकिन यही अगर सारा आपके ऑटोमेटिक हो जाए, आपको कुछ नहीं करना पड़े तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर एक्सेल का है, कुर्मी जी का है, इसके अलावा हीरालाल जी का भी है और भी कई जो एक्सेल के गुरु हैं, शिक्षा विभाग के जुड़े हुए जो भी सदस्य हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर साल लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसी एक सॉफ्टवेयर को मैं आपको करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपना कार्यालय का नाम है, आपका एम्प्लॉय का नाम वगैरह ये सारा लिख लें। आपको यहाँ पे लेवल है, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, L12, 13, 14, 15 जो भी आपका है। इसके अलावा आपको सेवा संवर्ग है, आप स्टेट सर्विस के हैं, सबऑर्डिनेट के हैं, मिनिस्ट्रियल है, क्लास 4th है, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। इसके बाद में आपको जो मेन बेसिक डिटेल्स आपको इंटर करनी है, आपको अपना पैन नंबर यहाँ एंटर करना है, यहाँ आपको अपने SIPF नंबर है वो आप इंटर कर लें, SI नंबर। इसके बाद GPF नंबर भी यहाँ आप इंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से मैं जैसे सिर्फ आपको रेंडमली समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर आपको यहाँ से जो SI की कटौती कितनी हो रही है वो आपको यहाँ एंटर करनी है। आपका मार्च 2024 में मूल वेतन कितना था, GA55 आप डाउनलोड कर लें तो आपके मार्च 2024 से लेकर के फरवरी 2025 तक का एस्टिमेटेड आ जाएगा। तो उसमें मार्च 2024 का आपको मूल वेतन यहाँ एंटर करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जुलाई का इंक्रीमेंट लग करके जो भी बनेगा वो अपने आप ले लेगा। अगर किसी महीने में जुलाई के अलावा और भी कोई चेंज हुआ है तो वो आप जरूर उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। इसके अलावा HR रेट 10% है, मोबाइल नंबर आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। अगर आपने समर्पित लिया है 2024-25 में तो आप येस कर लें, अन्यथा यहाँ से आप नो कर लें। तो यहाँ नो या येस जो भी आपके लागू होता हो। और
अगर लिया है समर्पित तो किस महीने में लिया है वो महीना यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे 10वें महीने में लिया, 8वें महीने में लिया, जैसे 8वें महीने में लिया। इसके बाद अगर आपकी LIC वगैरह कोई कटौती सैलरी से हो रही है तो वो आप यहाँ एंटर कर लें, किस्त आपकी कितनी हो रही है तो वो मैंने जैसे 550 कर ली। इसके बाद यहाँ समूह दुर्घटना बीमा के लिए आपने अप्रैल माह में कितना कटौती करवाई थी, 700 की, 1400 की, वो आपको करनी है। इसके अलावा बोनस आपको मिला है तो येस करना है, अन्यथा नो करना है। जो भी यहाँ आपके येस और नो को दोनों का ऑप्शन है। अगर आप येस करेंगे तो आपके बोनस की एंट्री अपने आप ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी G55 में। और यहाँ समूह दुर्घटना का आपको मैंने पहले बता दिया। हितग्राही निधि की कटौती आपको येस करनी है और यहाँ से जैसे ही आपका जो भी पद होगा स्टेट सर्विस का होगा तो आपके 500 की डिडक्ट हो जाएगी, क्योंकि दिसंबर में कटौती होगी। और अगर मान लो स्टेट की जगह दूसरा होगा, सबऑर्डिनेटेड वगैरह होगा, तो 250 की कटौती हो जाएगी। इसके अलावा आपको अगर वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में है तो यस, अन्यथा नो रखना है, डिफॉल्ट नो आएगा। और इसके अलावा शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता वगैरह ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से इंटर कर लें। ये सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद में आपका इस तरीके से G55 है वो यहाँ तैयार हो जाएगा। इस G55 में आपके यहाँ जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेकर के आपके यहाँ से देखेंगे तो फरवरी तक की सैलरी आ जाएगी। इसके बाद में आपका डी एरियर जो आपको मिला था जनवरी से फरवरी का 2 महीने का, वो भी आपके यहाँ शो हो जाएगा। अभी जो डी एरियर है वो लगभग बिल बन गए होंगे, नहीं बने हैं तो बहुत जल्दी बिल बन जाएंगे, तो वो भी आप यहाँ इंटर करके शो कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको इसी वित्तीय वर्ष में मिल जाएगा। तो आप यहाँ एक्सेल में ऑटोमेटिकली आपके बेसिक के अनुसार ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा। सरेंडर आपने जिस महीने में लिया उसके अनुसार यहाँ जो भी है वो पूरी डिटेल आ जाएगी सरेंडर की। इसके अलावा अन्य कोई बोनस अगर आपके लिया तो बोनस की यहाँ एंट्री हो जाएगी, अगर आप इसमें मास्टर में जाकर येस करेंगे तो। इसके अलावा सैलरी एरियर आपने कोई लिया है तो उसकी एंट्री आप मैनुअली कर सकते हैं। सरेंडर लिया है, अगर सरेंडर एरियर है तो वो भी आप एंट्री कर सकते हैं। इस तरीके से ये सारा G55 आपके डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। और इसमें आपको ऐसे की डिडक्शन आपने जो मास्टर में लिखी है जितनी भी, वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। RGSS की डिडक्शन भी आपके यहाँ ऑटोमेटिक बेसिक के अनुसार ले लेगा। LIC आपने जो फीड की थी सैलरी से वो यहाँ शो हो जाएगी। ग्रुप इंश्योरेंस का यहाँ आपने जो मास्टर में एंट्री की थी वो यहाँ शो हो जाएगी। इनकम टैक्स आपको यहाँ मैनुअली आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ से जैसे मैंने 8,000 की हुई है, तो आपने जितनी भी कटौती करवाई है वो आप जब तक ओरिजिनल है वो तो पहले आप इंटर कर लें। उसके बाद में जब आप ये न्यू और ओल्ड में आप तुलना करेंगे तो आपके अनुसार इसमें बढ़ोतरी या कमी कर सकते हैं। मैं आपको करके भी बता दूंगा कि अगर आपके टैक्स इस हिसाब से अगर टैक्स पूरा हो जा रहा है, एक्स्ट्रा टैक्स कट रहा है तो आप इसको कम कर सकते हैं कटौती को, और अगर टैक्स ड्यू बन रहा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा हितग्राही निधि का 500 यहाँ आ गया, अगर सबऑर्डिनेट वगैरह तो 250 आएगा। और टोटल डिडक्शन, नेट पेमेंट, ये सारा जो भी है आप G55 से एक बार मिलान कर लें, और ये सारा आप आश्वस्त हो जाएं तो आपकी सारी जो टोटल डिटेल यहाँ आ जाएगी। टोटल जो भी है टोटल डिडक्शन है, नेट पे कितना हुआ, कुल आपकी कितनी सैलरी बनी। जैसे यहाँ बेसिक जो मैंने इंटर किया उसके हिसाब से जैसे 12,26,055 बन रही है। अब यहाँ से आपके सामने 2 तरह के ऑप्शन है, न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम। अब यहाँ न्यू रिजीम में आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ इस तरीके से आपका नाम आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा, और यहाँ आपके टोटल जो भी है सैलरी ये यहाँ शो हो जाएगी। अब यहाँ से आपको पता है कि न्यू रिजीम में इस बार एक जो विशेष छूट दी गई है स्टैंडर्ड डिडक्शन की बढ़ा करके, वो 75,000 कर दी गई है। ओल्ड रिजीम में अभी भी 50,000 है, लेकिन न्यू रिजीम में इसको 75 कर दिया है, तो ये आपकी सीधा यहाँ से डिडक्ट हो जाएगी। तो जो 12,26,055 था इसमें से 75,000 माइनस हो जाएंगे, तो 11,51,055 ये आपके हो जाएगा। इसके अलावा जैसे गृह संपत्ति से जो भी वगैरह है ये अभी न्यू में लागू नहीं होंगे। इससे पहले मैं एक और बता दूं कि अगर आप तुलना करना चाहें तो आपको जो भी अदर डिडक्शन है इसमें जाना है। यहाँ से G55 आपने पहले देख लिया, उसके बाद में अदर डिडक्शन में जाकर के आपको चेक करना कि आपके कौन कौन सी कटौतियाँ हो रही है। जैसे आपको मकान किराया भत्ता की छूट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से जैसे मान लो 24,000 मैंने ये कर ली। अब इसके बाद में और भी कोई है, जैसे गृह कर, होम लोन अगर आपके कुछ है, या यहाँ से जैसे गृह ऋण लिया हुआ है इसकी मूल किस्त जैसे मान लो 50,000 है, गृह ऋण की किस्त से ये 50,000 है। अगर आप LIC वगैरह जो सैलरी के अलावा है, मान लो और कोई है SBI वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी है, तो आप यहाँ से ये मान लो जैसे मैंने 80,000 कर ली। अगर आपकी PLI है, मान लो 14,000 की, 15,000 की PLI है, तो यहाँ से आप जैसे 14,000 की PLI तो मैं यहाँ 14,000 की PLI कर लूँ। इसके अलावा ट्यूशन फीस वगैरह है तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो न्यू में है वो 75 है, ओल्ड में आ जाएगी। इसके अलावा अगर बचत खाते में आपके ब्याज की राशि है तो मान लो जैसे 10,000 है तो ये इनकम में शो हो जाएगी, हालांकि इसकी वापस छूट भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मान लो आपने चिकित्सा बीमा लिया हुआ है, मान लो कोई भी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, जैसे मान लो यहाँ 14 है या 15 है, तो मान लो यह मैं 15 एंटर करके बता रहा हूँ,
यहाँ से जैसे मैंने 15,000 इसकी एंट्री कर ली तो यहाँ से ये 15 हो जाएगा। इसके अलावा जैसे आपने किसी धार्मिक संस्था को दान दिया है तो 20,000 दिया है, 40,000 दिया है, जो भी आपके दान है वो यहाँ एंट्री कर सकते हैं। ये आपके न्यू रिजिम में तो कोई काम नहीं आएगा, लेकिन ओल्ड रिजिम में ये काम आएगा। हालांकि दोनों में जो टैक्स बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे ये सारी एंट्री करने के बाद यहाँ से जो ग्रॉस पे जो आ रही थी 12,26,055, अब इसमें ओल्ड रिजिम के अनुसार जो टैक्स बन रहा है वो 99,748 बन रहा है, और न्यू रिजिम में आपके बन रहा है 77,125। और जैसे अभी इसके अनुसार जो टैक्स अपने यहाँ शो किया हो उसके अनुसार जैसे मान लो 28,000 डिडक्ट हो रहा है, तो आपके न्यू रिजिम में तो आपके रिफंड हो जाएगा, जबकि ओल्ड रिजिम में अभी भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये तो हो गया। अब इसमें जैसे जो भी छूट है यहाँ और भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे मकान किराया वगैरह की छूट है अक्सर नहीं मिलती है। अगर मान लो ये कम कर देंगे तो आपके यहाँ और भी ज़्यादा जो टैक्स है, यहाँ जैसे 1,04,000 टैक्स बन जाएगा और यहाँ न्यू रिजिम में 77,000 बन जाएगा, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। अब आपको मैं एक एक तुलना करके बताता हूँ। जैसे आप टैक्स न्यू रिजिम में जाएंगे तो ये 12,26 जैसे आ गया, उसके बाद 75 है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया। उसके बाद में यहाँ से जैसे अन्य आय में 10,000 आपने जो ब्याज के 100 किए थे वो हो गए। अब इस तरीके से कुल जो इनकम है वो 11,61,055 होगी। अब यहाँ आपके जो कटौतियाँ हैं 80D है, 80EG, ये कुछ भी कटौती न्यू रिजिम में आपके शो नहीं होगी, ऑटोमेटिकली ये सब डैश आ जाएगा, क्योंकि ये न्यू रिजिम आपने यहाँ देखा, यहाँ न्यू रिजिम को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो न्यू रिजिम में ये सारी डिडक्शंस हैं वो नहीं आएगी। तो आपकी जो वही टैक्सेबल इनकम होगी, कुल आय जो है 10 के गुणांक में धारा 288A के तहत 11,61,060 हो जाएगी, क्योंकि ये राउंड में लेगा 10 के गुणांक में। अब आपकी टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी कि 3 लाख तक आपके जीरो टैक्स है, तो शुरुआत की 3 लाख तक आपकी टैक्स नहीं होगा। 3 से लेकर के 7 लाख तक जो भी 4 लाख का अमाउंट होगा उस पर 5%, यानी 4 लाख का 5% यानी 20,000 हो गया। उसके बाद 7 लाख से लेकर के 10 लाख तक, क्योंकि ये 11 लाख है तो 10 लाख तक का जो भी टैक्स है वो 10% के हिसाब से 3 लाख का 30,000 हो गया। 10 लाख से लेकर के 12 लाख तक 15% टैक्स है। अब यहाँ जैसे 10 से ऊपर हो गया 11 यानी 1,61,000 और 61,000, 1,61,000 के जो 15,000 के हिसाब से 24,000 टैक्स हो गया। तो कुल जो टैक्स बनेगा यहाँ बनेगा 74,159, ये टैक्स बन गया। इसके बाद में आपको बताया कि 2% शिक्षा उपकर और 2% उच्च शिक्षा अधिभार, कुल 4% सेस जो भी लागू होता है शिक्षा कर, वो आपको यहाँ ऐड हो जाएगा। तो 74,159 प्लस 29,66 है वो 77,125 आ जाएगा, और ये कुल आपका टैक्सेबल आ जाएगा, यानी इतना आपका टैक्स बन रहा है। अब आपने जैसे 88,000 टैक्स अब तक कटवा लिया जनवरी तक, कि फरवरी में आपने जीरो किया हुआ है, अगर ये कटवाया तो अभी आपके टैक्स रिफंडेबल आ रहा है, ये ग्रीन कलर में आ रहा है, इसका मतलब टैक्स रिफंडेबल, यानी 28,000 आपने टैक्स कटवाया जबकि आपका टैक्स बन रहा है 77,000। तो इस तरीके से 10,875 रुपये वो टैक्स आपके रिफंड हो जाएगा। अब इसी को आप न्यू रिजिम में जाएँ, सॉरी ये न्यू तो हो गया आपके, अब ओल्ड रिजिम में जाएँ। ओल्ड रिजिम में जाए तो आपका जो भी जो ग्रॉस आय थी 12,26,055 थी। अब इसमें से आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 डिडक्ट होगी। न्यू में जो आपके 75 थी उसकी जगह यहाँ 50 होगी, तो एक तो ये लॉस हो गया। उसके बाद जैसे आपने यहाँ गृह ऋण है ब्याज, इस पर 50,000 रुपये ब्याज के आपने भरे हैं होम लोन पे, तो वो आपको छूट मिल जाएगी, यानी माइनस हो जाएंगे 50। उसके बाद में अन्य आय में जैसे आपने ब्याज 10,000 जोड़े हैं वो हो जाएगा, हालांकि इसके बाद छूट भी मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे आपके SI की 84,000 थे, LIC आपने जो सैलरी प्लस जो अदर देन सैलरी थी वो सारी आपने शो की हुई है, GPF शो की हुई है, समूह दुर्घटना है, गृह ऋण की किस्त ये आपके 180C वगैरह इसी में आ जाएगी। यानी इसमें भले ही आपके कटौती जैसे यहाँ PLI भी आपके 14,000 आपने शो कर ली, सारा कर लिया, 3 लाख तक कटौती है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1,50,000। तो 3 लाख की भले ही आपकी कटौती हो, इसका फ़ायदा आपको सिर्फ 1,50,000 तक ही मिलेगा, बाकी की जो छूट है उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपके जो भी इसमें रिबेट मिलेगी वो 1,50,000। इसके अलावा जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हुआ है जिसमें 15,000 रुपये है, मैक्सिमम जैसे स्वयं के पति पत्नी के लिए तो 25,000 है और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है। तो मान लो जैसे 15,000 का आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया तो वो छूट आपको इसके अलावा मिलेगी। बाकी ये जो सारी छूट है SI, LIC, GPF और इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना या PLI, ये सारी जो छूट है, ट्यूशन फीस वगैरह, ये सारी 1,50,000 के अंदर है। अब इसमें से आपके 4 लाख हो 5 लाख हो, आपको बेनिफिट 1,50,000 का ही मिलेगा। इसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस का है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो वो आपके जैसे 15,000 हो गया। इसके अलावा अगर आपने किसी धार्मिक संस्थान वगैरह में दान दिया तो वो छूट आपको 20,000 यहाँ से मिल गई। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात जो न्यू में नहीं मिलती है, ATTTA। यहाँ ATTTA का मतलब जो बचत खाते पे आपने जो 10,000 आपको ब्याज मिला है उसकी आपको वापस ओल्ड रिजिम में छूट मिल जाएगी 10,000 की।
तो इस तरीके से ये कुल छूट मिल जाएगी आपके 1.5 लाख, तो ये छूट हो गई। इसके अलावा 15 ये हो गई, 20 ये हो गई और 10 ये हो गई, 45 ये छूट हो गई। तो कुल मिला के आपको छूट मिली 1,95,000। तो जो आपकी कर योग्य आय है वो आपकी होगी 9,41,055। और इसको राउंड में किया तो धारा 288A के तहत 9,41,000 आपकी इनकम हो गई टैक्सेबल। अब यहाँ आप देखेंगे तो टैक्सेबल इनकम 9,41,000 है, जबकि न्यू रिजिम में आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी ये आपके 11,61,000 थी। तो यहाँ काफ़ी इनकम टैक्सेबल थी, फिर भी टैक्स कम बन रहा है क्योंकि यहाँ 5%, 10%, 15% है। जब न्यू रिजिम में यहाँ आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हालांकि आपकी जो इनकम है टैक्सेबल है वो 9,41 हो गई, लेकिन इसमें ये है कि एक तो 2,50,000 तक तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 2.5 से लेकर के 5 लाख तक जो 2.5 लाख का अमाउंट है उसमें आपके 12,000, 5% के हिसाब से 12,500 रुपये टैक्स बन गया। इसके अलावा 5 लाख से 10 लाख तक सीधा आपके 20% टैक्स बनेगा। अब ये 9,41,000 है, तो 5 लाख से ऊपर 9,41,000 यानी 4,41,060 रुपये पे 20% के हिसाब से 88,000 टैक्स बन गया। और इस तरीके से जो टैक्स बन गया वो 1,712 बन गया। अब इस पे आपके पता है 4% जो सेस होगा, हालांकि इसमें जो 12,500 की छूट है वो भी आपकी 5 लाख की अगर कर योग्य आए, यहाँ अगर आप 5 लाख आ जाते हैं तो आपको 12,500 की छूट मिल जाएगी, तो आपका टैक्स है वो शून्य हो जाएगा। ये कब होगा कि जब आपकी इनकम है वो यहाँ जो कुल आय गणना योग्य आय है ये आपके यहाँ 5 लाख के अंदर अंदर आ जाए। 5 लाख के अंदर आते ही आपके जो 12,500 की छूट है वो मिल जाएगी, और 12,500 टैक्स बन रहा था और 12,500 की छूट मिल जाएगी, तो आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो शून्य हो जाएगी, तो आपको टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कटा है तो वो रिफंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ मान लो जैसे 9,41,000 इनकम है, तो यहाँ वापस आपके इस तरीके से 4% ये हो गया, तो 4,000 इसके ये हो गए, और यहाँ वापस यहाँ आप देखेंगे तो जैसे 1,04,000 हो गया, तो यहाँ जो टैक्स है वो 1,04,740 हो गया। सेम इनकम थी, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में इनके टैक्स बन रहा है 1,04,000, और यहाँ टैक्स ओल्ड में 1,04,000 बन रहा है, जबकि जो न्यू रिजिम है इसमें टैक्स बनना है 77,000। अगर आप 88,000 टैक्स कटा रहे हैं तो न्यू में तो आपको 1,04,000 के हिसाब से अभी भी आपको 16,000 टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि ये रेड कलर में आ रहा है, पेएबल है 88,000 भरते हुए। लेकिन अगर ओल्ड की जगह आप न्यू एडोप्ट करते हैं तो आपको 88,000 अगर आपने भर दिए हैं तो आपको उल्टा 10,000 रुपये वापस रिफंड मिल जाएंगे, क्योंकि 77,000 ही टैक्स बन रहा है। अब मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मान लो ये तो हो गया, वही जैसे मान लो किसी आदमी की इनकम कम है, यहाँ से जैसे बेसिक है, मान लो मैं बेसिक मान लो इसकी किसी आदमी की बेसिक 38,000 में है, मान लो यहाँ से मैंने जैसे 38,000 कर दी। अब 38,000 करते ही ये मामला कैसे होगा, तो यहाँ से जैसे जो भी GO 55 है ये सारा आपके चेंज हो जाएगा। यहाँ से जो भी 38,000 होगी तो इसके अनुसार जो भी आपके यहाँ बेसिक वगैरह है वो सारा आ जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ से जैसे इनकी इनकम है, यहाँ टोटल इनकम है यहाँ इनके 7,82,000 आ जाएगी। अब इसमें जो भी टैक्स वगैरह छूट मिला करके न्यू रिजिम में इनके जो भी टैक्स है यहाँ इस तरीके से टैक्स है 21 बन जाएगा। अब इससे भी अगर थोड़ी सी कम मान लो इनकम करें तो मैं आपको, अगर आप चाहें तो मैं पूरा इसको बता सकता हूँ। जैसे यहाँ मास्टर में जाकर के आप इनकी इनकम है, जैसे मान लो 38 की जगह मान लो 36,000 कर लें या 36,500 कर लें, तो अगर मान लो 36,500 होगी तो क्या होगा, तो यहाँ 36,500 होते ही इनका जो भी टैक्स है यहाँ टोटल जो इनकम होगी वो 752 हो जाएगी, और 752 में यहाँ आपके जो भी टैक्स कटेगा वो टैक्स पूरा का पूरा आपके रिफंड हो जाएगा। क्योंकि अब इसमें यहाँ जैसे देखेंगे तो जो कर योग्य आय है ये आपके जैसे न्यू रिजिम में, यहाँ न्यू रिजिम में यहाँ आप देखेंगे तो न्यू रिजिम में जैसे 752 इनकी अगर इनकम है तो 75,000 की इनको छूट मिल जाएगी, तो 677 हो जाएंगे। इसके बाद में जैसे 10,000 ये इनकम है ब्याज की, अगर मान लो ब्याज भी नहीं है यहाँ, मान लो जैसे जो एक्स्ट्रा इनकम है यहाँ जैसे ब्याज मैंने शो किया था, यहाँ अगर ब्याज भी नहीं है, मान लो यहाँ से मैं ब्याज को इसको हटा देता हूँ, यहाँ जो भी जमा बैंक खाते में अगर आपकी कोई ब्याज नहीं है, आप इसको जीरो कर लें, तो यहाँ क्या होगा, जैसे यहाँ से ये 677 है, अब इसका जो भी टैक्स बनेगा वो यहाँ 3 तक जीरो टैक्स है न्यू रिजिम में, और 3 से 7 तक जो 5% टैक्स बनेगा इसका वो बनेगा 18,000, जबकि इसमें आपको पता है 25,000 की छूट मिलेगी, तो 18,000 ये टैक्स मिलेगा और यहाँ 25,000 की छूट मिलेगी, तो आपको टैक्स है जीरो हो जाएगा। तो आपको कुछ भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 88,000 टैक्स भरा तो आपका टैक्स सारा का सारा रिफंड हो जाएगा। ये तो हो गया न्यू रिजिम में। अगर इसकी जगह आप ओल्ड रिजिम अपनाते हैं तो यहाँ आपके 752 ये हो जाएगा, इसके अलावा 50,000 ये होम लोन वगैरह में हो जाएगा, और यहाँ आपके 20,000 जो है इसमें जैसे आपने ये भी दिया है, ये सारा किया है,
तो भी आपके यहाँ टैक्स है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि 10,000 टैक्स बनेगा जबकि 12,500 की आपको छूट मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर में आप जितनी भी आपकी जो बेसिक है वो एंटर करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि आपका कितना टैक्स बन रहा है और कौन सी रिजीम आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो जिनका भी बेसिक अच्छा है, ज़्यादा है, 50,000 या उससे भी ज़्यादा है, उनके लगभग सभी के ज़्यादातर के जो न्यू रिजीम है वो बेनिफिट रहेगी। तो जैसे भी आपको न्यू या ओल्ड जैसे भी आपको सही लगे वो आप अपना सकते हैं। उसी के अनुसार आप उसका प्रिंट निकाल करके अपने डीडीओ आपको दे दें और कोशिश करें कि फरवरी माह के भरोसे नहीं रहें, आप जनवरी तक अपना जो भी टैक्स है वो आप पूरा कर लें ताकि आपको बाद में कोई समस्या नहीं आए। तो ये पूरी जानकारी थी इनकम टैक्स गणना पत्र कैसे तैयार करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं मोबाइल से गणना पत्र कैसे तैयार करते हैं उसके संबंध में वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा इनकम टैक्स से संबंधित पूरी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें इनकम टैक्स संबंधित सभी जो भी टॉपिक्स वगैरह है, सभी समस्या है, उन सब के बारे में मैंने विस्तार से बताया हुआ है। कौन कौन सी डिडक्शन न्यू में मिलेगी, कौन सी ओल्ड में मिलेगी, और पूरा मैंने कुछ दिन पहले ये एक विस्तार से वीडियो बना रखा है, एक बार आप जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।